आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी द आइज हैबिट। मुझे ट्रेन के डब्बे में रोहाना तक अकेले सफर करने का मौका मिला। फिर एक लड़की डब्बे में आई। जिस जोड़े ने उसे अलविदा कहा था वे शायद उसके माता पिता थे। वे उसकी आरामदायक यात्रा को लेकर काफी चिंतित लग रहे थे और उस महिला ने लड़की को बहुत सारी हिदायतें दी। उसने कहा कि अपनी चीजें संभाल कर रखना, खिड़की से बाहर झांकने से बचना और अजनबियों से बात नहीं करनी है। उन्होंने उसे अलविदा कहा और ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी। उस समय मैं पूरी तरह से अंधा था। मेरी आंखें केवल रोशनी और अंधेरे के प्रति संवेदनशील थी, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता था कि लड़की कैसी दिखती है। लेकिन मैंने उसकी चप्पल की आवाज से यह जान लिया कि उसने चप्पल पहन रखी थी, क्योंकि उसकी चप्पल उसकी एड़ी पर थप थप की आवाज कर रही थी। उसे देखने में मुझे कुछ समय लग सकता था, शायद मैं कभी जान ही ना पाता, लेकिन मुझे उसकी आवाज अच्छी लगी और उसकी चप्पल की आवाज भी। क्या तुम देहरा जा रही हो? मैंने पूछा। मैं शायद अंधेरे कोने में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी आवाज सुनकर वह चौंक गई। उसने हल्की सी चीख के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है। अक्सर ऐसा ही होता है। जिन लोगों की आंखें ठीक होती है वे सामने मौजूद चीजों को भी देख नहीं पाते। उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है, शायद इसीलिए। जबकि जो लोग देख नहीं सकते या फिर बहुत कम देख सकते हैं, उन्हें सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना होता है जो उनकी बची हुई इंद्रियों पर प्रभाव डालती है। मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, मैंने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते सुना। मुझे यह सोचने की जरूरत थी कि क्या मैं उसे यह पता लगने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा हूं। अगर मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहूं तो शायद यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लड़की ने कहा। मैं सहारनपुर उतरने वाली हूं। मेरी मौसी वहां मेरा इंतजार कर रही होंगी, तो मुझे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, मैंने जवाब दिया। मौसियां अक्सर बहुत सख्त होती हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। मैं देहरा जा रहा हूं और फिर मसूरी। ओह, तुम कितने भाग्यशाली हो। काश मैं भी मसूरी जा रही होती। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, खासकर अक्टूबर में। हाँ, यह सबसे अच्छा समय है, मैंने अपनी यादों से कहा। पहाड़ जंगली डहेलियों के फूलों से ढके हुए हैं। सूरज की गर्मी प्यारी लगती है और रात को तुम लकड़ी की आग के सामने बैठ सकते हो और थोड़ी सी ब्रांडी भी पी सकते हो। ज्यादातर पर्यटक जा चुके होते हैं और सड़कें शांत और लगभग वीरान होती हैं। हाँ, अक्टूबर सबसे अच्छा समय होता है। वह चुप हो गई। मुझे लगा कि क्या मेरी बातें उसे छू गई या फिर उसने मुझे एक रोमांटिक मूर्ख समझा। फिर मैंने गलती कर दी। बाहर का नजारा कैसा है? मैंने पूछा। उसे सवाल में कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या उसने पहले यह नोटिस कर लिया था कि मैं देख नहीं सकता? लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरी शंकाएं दूर कर दी। तुम खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते? उसने पूछा। मैं आराम से अपनी सीट से उठकर खिड़की की ओर बढ़ा और खिड़की के किनारे को महसूस किया। खिड़की खुली हुई थी। मैंने उसका सामना किया, जैसे कि मैं बाहर के दृश्य को देख रहा हूं। मैंने इंजन की भारी सांसें सुनी, पहियों की गड़गड़ाहट सुनी और अपने मन की आंखों से मैंने तार के खंभों को तेजी से गुजरते हुए देखा। क्या तुमने देखा है? मैंने कोशिश की कि पेड़ चल रहे हैं जबकि हम स्थिर खड़े हुए हैं। यह तो हमेशा ही होता है, उसने कहा। क्या तुम्हें कोई जानवर दिखाई दे रहा है? नहीं, मैंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मुझे पता था कि देहरा के पास के जंगलों में अब शायद ही कोई जानवर बचे होंगे। मैं खिड़की से हटा और उसकी तरफ मुड़ा। कुछ समय तक हम चुपचाप बैठे रहे। तुम्हारा चेहरा बहुत दिलचस्प है, मैंने कहा। मैं थोड़ा साहसी हो गया था, लेकिन यह
एक सुरक्षित टिप्पणी थी। बहुत कम लड़कियां प्रशंसा का विरोध कर पाती हैं। वह खुशी से हंसी, एक साफ झनझनाती हंसी। यह सुनना अच्छा है कि मेरा चेहरा दिलचस्प है। मैं लोगों से सुन सुनकर काफी थक चुकी हूं कि मेरा चेहरा सुंदर है। ओह, तुम्हारा चेहरा सुंदर है, मैंने सोचा और जोर से कहा। खैर, दिलचस्प चेहरा भी सुंदर हो सकता है। तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, उसने कहा। लेकिन तुम इतने गंभीर क्यों हो? मैंने सोचा कि अब मैं उसे हंसाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हंसी का ख्याल मुझे और भी उदास और अकेला बना गया। अब हम जल्द ही तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, मैंने कहा। भगवान का शुक्र है कि यह यात्रा छोटी है। मैं 3 घंटे से ज्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती। फिर भी मैं वहां पर घंटों बैठने के लिए तैयार था, सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए। उसकी आवाज एक पहाड़ी धारा की तरह थी। जैसे ही वह ट्रेन से उतरती, वह हमारी छोटी सी मुलाकात को भूल जाती। लेकिन यह मेरे साथ इस यात्रा के दौरान और उसके बाद भी कुछ समय तक रहेगी। इंजन की सीटी बजी, पहियों की आवाज और ताल में बदलाव आया। लड़की उठी और अपनी चीजें समेटने लगी। मैंने सोचा कि क्या उसके बालों का जोड़ा था या फिर वह चोटी में बंधे थे, या उसके बाल शायद उसके कंधे तक खुले हुए थे, या क्या उसने उन्हें बहुत छोटा कटवा रखा था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में घुसने लगी। बाहर कूलियों और विक्रेताओं की आवाज सुनाई दे रही थी और डब्बों के दरवाजे के पास एक महिला की तीखी आवाज थी। वह आवाज शायद लड़की की मौसी की थी। अलविदा, लड़की ने कहा। वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि उसके बालों की खुशबू मोहक थी। मैं अपना हाथ उठाकर उसके बालों को छूना चाहता था, लेकिन वह हट गई। केवल उसकी खुशबू वहां रह गई जहां पर वह खड़ी हुई थी। दरवाजे पर कुछ गड़बड़ हो गई। एक आदमी जो डब्बे में आ रहा था माफी मांगता हुआ हकलाने लगा। फिर दरवाजा बंद हुआ और दुनिया फिर से बंद हो गई। मैं अपनी बर्थ पर लौट आया। गार्ड ने सीटी बजाई और हम चल पड़े। एक बार फिर मेरे पास एक खेल खेलने के लिए था, एक नया सहयात्री। ट्रेन की गति बढ़ गई। पहियों ने फिर से अपनी आवाज पकड़ ली और डब्बे में झटके और कंपन महसूस हुआ। मैंने खिड़की ढूंढी और उसके सामने बैठ गया और उस रोशनी में घूरता रहा जो मेरे लिए अंधकार था। बाहर खिड़की के उस पार बहुत कुछ हो रहा था। यह एक मजेदार खेल हो सकता था, यह अनुमान लगाना कि बाहर क्या चल रहा था। जो आदमी डब्बे में आया था उसने मेरी सोच को तोड़ा। तुम जरूर निराश हो, उसने कहा। मैं उतना आकर्षक सहयात्री नहीं हो जितनी कि वह थी। वह एक दिलचस्प लड़की थी, मैंने कहा। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? उसके बाल लंबे थे या फिर छोटे? मुझे याद नहीं, उसने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखों पर मेरा ध्यान गया, बालों पर नहीं। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, लेकिन उनका कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी थी। क्या तुम्हें पता नहीं चला? दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। यह कहानी व्यंग और विडंबना से भरी है, जहां दोनों ही पात्र अंधे होते हैं पर एक दूसरे की इसी हालत से वह अनजान भी रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।